हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्वतंत्रता संघर्ष का उग्रवाद काल। ठीक है, कल के टॉपिक में हम लोगों ने बात किया था जो स्वतंत्रता संघर्ष का उदारवादी काल था, जो 1885 से लेकर के 1950 के दरमियान जो चलता है, और 1905 से लेकर के और 1917 तक संगठित काल में उग्रवादी काल का दौर आता है। और इस काल में ही आपको कुछ महत्वपूर्ण नेता दिखाई देंगे, जैसे कि विपिन चंद्र पाल हो गए, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, तिलक हो गए। तो इन सभी का जो काल है उसको हम लोग कहेंगे उग्रवादी काल। इसमें जो कांग्रेस है, कांग्रेस का दो गुटों में कांग्रेस का विभाजन जाता है, एक नरम दल और एक गर्म दल। ठीक है, यानी कि उदारवादी दल और एक उग्रवादी दल। ठीक है, तो हम देखेंगे आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर क्या कंडीशन आई, क्या उस समय का माहौल रहा जिससे कांग्रेस का विभाजन हो गया उदारवादी और उग्रवादी दल में। ठीक है, उसके क्या प्रभाव पड़े, तो इन सब चीज़ों का हम लोग डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। तो कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कांग्रेस की स्थापना 1885 में होती है, किन परिस्थितियों में होती है इसका भी हम लोगों ने जिक्र किया हुआ था। ठीक है, कांग्रेस की जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में बात किया, उसके उद्देश्यों की बात किया। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया कि 1905 में जो बंगाल विभाजन होता है, ठीक है, तो बंगाल विभाजन जो है वही एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, महत्वपूर्ण कारण के रूप में हमें दिखाई देगा कांग्रेस के विभाजन का। और फिर बंगाल विभाजन के बाद का जो समय है ये एक उग्रवादी दौर यहाँ से प्रारंभ होगा। उग्रवादी जो नेता है वो ज़्यादा प्रभाव में आ जाएंगे, और इसके बाद फिर कुछ जो स्वतंत्रता संघर्ष होंगे उसकी जो एक श्रृंखला स्टार्ट हो जाएगी, फिर हम लोग उसकी बात करेंगे। तो कल हम लोगों ने बात किया था यानी कि बंगाल विभाजन की। कल हम लोगों ने बंगाल विभाजन की बात कर ली थी, और इसी बंगाल विभाजन को ही बंगभंग कहा गया, एक आंदोलन भी चला। ठीक है, उसके बाद इस बंगाल विभाजन की प्रक्रिया स्वरूप दो मुख्य जो संघर्ष है या दो मुख्य आंदोलन प्रारंभ होते हैं। इन आंदोलनों को हम लोग कहेंगे स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार आंदोलन। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के पश्चात दो मुख्य आंदोलन प्रारंभ हो जाते हैं, स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार आंदोलन। ठीक है, तो आज का जो क्लास है, आज का जो टॉपिक है, उसमें हम लोगों को इस स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के क्या कारण थे, क्या उसके प्रभाव पड़े, उसका क्या महत्व था, इसमें पार्टिसिपेशन किस किस का था, इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बात करेंगे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की। बात करेंगे स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन की। तो इसको भी हम लोग इसके हम लोग कुछ पक्ष देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका कारण, फिर हम देखेंगे इसका प्रसार, फिर देखेंगे कि किन किन लोगों का इसमें योगदान रहा। ठीक है, यदि विभिन्न वर्गों की भागीदारी। सबसे पहले इस स्वदेशी आंदोलन में क्या कारण था, फिर हम लोग इसके प्रभाव देखेंगे, फिर हम देखेंगे महत्वपूर्ण या फिर देखते हैं विभिन्न वर्गों की भागीदारी। विभिन्न वर्गों की भागीदारी देखेंगे इसमें, किन किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन किया, किसने पार्टिसिपेशन नहीं किया। ठीक है, तो क्योंकि जो विभिन्न जो वर्ग हैं उनकी भागीदारी होनी और ना होनी भी किसी आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में काम करते हैं, महत्वपूर्ण अवयव के रूप में काम करते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे विशेषताएं, फिर हम देखेंगे सीमाएं, और उसके बाद हम देखेंगे प्रभाव। क्या विशेषताएं रही इस आंदोलन की, इसकी सीमाएं देखेंगे हम लोग,
ठीक है, विशेषताएं देखेंगे, सीमाएं देखेंगे और इसका जो है प्रभाव देखेंगे। यहाँ पर साथ देखेगा तो कारण, सबसे पहले हम कारण देखेंगे, क्या कारण है, फिर प्रसार, फिर विभिन्न वर्गों की भागीदारी, उसके बाद विशेषताएं, फिर सीमाएं और उसके पश्चात प्रभाव। तो एक ही पॉइंट हम लोग लेकर के डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग कारण की बात कर लें कि इसका कारण क्या था, तो ये कारण तो स्पष्ट है, बंगाल का विभाजन। बंगाल का जो विभाजन था, बंगाल का विभाजन ये इसका एक मुख्य कारण था, बंगाल का विभाजन। फिर हम इसके हम लोग कुछ प्रमुख बिंदु देखेंगे। हम लोग प्रमुख बिंदुओं में देखते हैं कि क्या क्या मुख्य बिंदु रहे इस आंदोलन के, इस आंदोलन से संबंधित। तो इसमें हम लोग देखेंगे इस आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं और संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। ये हम लोग स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख बिंदुओं की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं एवं संस्थाओं, विदेशी जो संस्थाएं हैं, विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। ठीक है, विदेशी वस्तुओं और विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। दूसरा हम लोग देखेंगे इसमें मुख्य बिंदु, इस आंदोलन में स्वदेशी वस्तुओं और स्वदेशी जो संस्थाएं हैं उनके लिए स्वदेशी वस्तुओं एवं संस्थाओं के प्रयोग पर बल दिया गया। ठीक है, स्वदेशी वस्तुओं और स्वदेशी संस्थाओं के प्रयोग पर बल दिया गया। फिर देखेंगे हम लोग स्वदेशी न्यायालय और स्वदेशी शिक्षण संस्थानों के विकास पर भी बल दिया गया। स्वदेशी न्यायालय एवं स्वदेशी शिक्षण संस्थानों के विकास पर बल दिया गया। ठीक है, तो क्या क्या हमने किया, इस आंदोलन में विदेशी वस्तुओं और विदेशी संस्थाओं के बहिष्कार का आह्वान किया गया लोगों के द्वारा। दूसरा, इसके जो मुख्य नेता थे, नेताओं ने लोगों का आह्वान किया कि जितना अधिक से अधिक हो सके स्वदेशी वस्तुओं को, स्वदेशी संस्थाओं का प्रयोग किया जाए। स्वदेशी न्यायालय और स्वदेशी शिक्षण संस्थानों के विकास पर बल दिया गया। इसी के परिणाम स्वरूप हम लोग देखेंगे कि 1905 में रंगपुर में एक विद्यालय की स्थापना की जाती है। अब इसके हम लोग आगे चर्चा करेंगे। फिर हम देखते हैं कि विभिन्न उत्सवों और त्योहारों के माध्यम से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। ये जो चूंकि इस आंदोलन को आगे बढ़ाना था, तो जो नेता थे जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, तो उनने जो है सोचा कि क्यों ना जो त्योहार है उन त्योहारों के साथ इस आंदोलन को जोड़ दिया जाए, क्योंकि त्योहारों में क्या होता है, लोगों की गैदरिंग ज़्यादा होती थी। तो ये हुआ कि क्यों ना त्योहारों के साथ ही इस आंदोलन को जोड़ दिया जाए और त्योहारों के साथ साथ ही इसको प्रमोट किया जाए। तो जो त्योहार हैं और जो महोत्सव हैं, त्योहार और महोत्सव के साथ ही साथ इस आंदोलन को उसके पैरेलल चलाया गया। ठीक है, यानी आंदोलन को त्योहारों एवं महोत्सवों के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को
त्योहारों और महोत्सवों के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है, चल देखते हैं कि इस आंदोलन के दौरान कुछ सामाजिक कार्यों पर भी बल दिए गए, जैसे कि हिंदू मुस्लिम एकता, कुछ सामाजिक कार्यों पर भी बल दिया गया। सामाजिक कार्यों पर भी बल दिया गया। सामाजिक कार्य क्या क्या, जैसे कि हिंदू मुस्लिम एकता हो गया, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता हो गया, नशाखोरी का विरोध हो गया, जाति प्रथा का विरोध हो गया, सूद चोरी का विरोध हो गया, नशा का विरोध, सूद चोरी का विरोध, ठीक है, नशा का विरोध, सूद चोरी का विरोध, हिंदू मुस्लिम एकता आदि चीजों पर बल दिया गया इस आंदोलन के साथ ही साथ। क्योंकि देखिए उस समय जाति प्रथा भी काफी व्याप्त थी समाज में, तो जाति प्रथा का भी विरोध किया गया। तो ये कुछ पॉइंट्स, ये कुछ चीजें थी जो कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के साथ ही साथ नेताओं ने मतलब जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है उसके साथ साथ ये चीजें भी करने प्रारंभ की। यानी समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को भी दूर करने का प्रयास किया गया। इस आंदोलन को त्योहारों के साथ जोड़ दिया गया। स्वदेशी वस्तुओं और स्वदेशी जो संस्थाएं हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, न्यायालय हैं, इनके विकास पर बल दिया गया। ये हुआ कि हम जो है जो औपनिवेशिक सरकार है इसको अगर हमें इससे छुटकारा पाना है तो हमको स्वदेशी जो संस्थाएं हैं उनका विकास करना पड़ेगा, स्वदेशी उद्योगों का विकास करना पड़ेगा। और इसी कारण क्या हुआ कि इस आंदोलन के दौरान जो विदेशी वस्तुएं थी, विदेशी जो संस्थाएं थी, उनका बहिष्कार किया गया। हम लोग देखते हैं कि विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, ठीक है, जो लेन वगैरह से जो आ रहा नमक था, ठीक है, यूरोप से जो नमक आ रहा था उस नमक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया, उसका विरोध किया गया। ठीक है, जो संस्थान थे उनका विरोध किया गया। चलिए ये हो गया। अब आगे हम देखते हैं इसका प्रसार क्षेत्र पॉइंट है, इसका प्रसार हम लोगों ने कारण देखे, कारण के साथ साथ कुछ प्रमुख बिंदुओं की चर्चा कर दी। चलो प्रसाद की बात करेंगे तो लेंगे उदारवादी, जहां इस आंदोलन को केवल बंगाल में ही चलाना चाह रहे थे, वहीं जो उग्रवादी दल के जो नेता थे, जो उग्रवादी विचारधारा के थे, वो इस आंदोलन को सिर्फ बिहार में ही न चला करके अभी तो इसको पूरे भारत में चलाना चाह रहे थे। ठीक है, तो जो उदारवादी थे यही एक कारण बनता है उदारवादियों के और उग्रवादियों के बीच के जो वैचारिक मतभेद है उसका। उदारवादी सिर्फ बंगाल में ही चलाना चाह रहे थे, जबकि जो उग्रवादी थे, उग्रवादी विचारधारा वाले, वो इसको सिर्फ बंगाल में ही सीमित न रख करके संपूर्ण भारत में चलाना चाहते थे। साथ ही साथ उग्रवादी ये भी कहते थे कि इस स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के साथ ही साथ पूर्ण स्वराज की जो मांग है उस पूर्ण स्वराज की मांग को और अधिक मुखर होकर के और अधिक फोर्सफुली रखा जाए। ठीक है, तो जो उग्रवादी हैं वो इस आंदोलन के साथ पूर्ण स्वराज का आंदोलन भी चलाना चाहते थे। ठीक, तो जो उग्रवादी थे वो कह रहे थे कि सिर्फ जो है बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन तक में ही सीमित होकर के नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमारा जो अंतिम लक्ष्य है पूर्ण स्वराज, उसके लिए भी और मुखर होकर के और फोर्सफुली हमको उसको भी इसके साथ जोड़ देना चाहिए।
यानी स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के साथ ही साथ पूर्ण स्वराज जो आंदोलन है वो भी हमको इसके साथ ही साथ चलाना चाहिए। ठीक है, और यही जो है यही इन दोनों के दोनों जो ग्रुप हैं इन दोनों ग्रुपों के बीच का वैचारिक मतभेद का भी कारण बनता है, क्योंकि उदारवादी जो थोड़ा सा लिबरल टाइप के थे और उग्रवादी थोड़ा उग्र प्रवृत्ति के थे। ठीक है, चलिए तो अब चूंकि उदारवादी चाहते नहीं थे कि इसको पूरे भारत में एक साथ चलाया जाए, लेकिन फिर भी उग्रवादियों के प्रयासों के कारण, जो उग्रवादी दल के जो नेता थे इनके प्रयासों के कारण इसको संपूर्ण भारत में न सही लेकिन भारत के काफी विस्तृत क्षेत्र में इसको प्रसारित किया जा सका। ठीक है, उदारवादी नहीं चाहते थे कि बंगाल से भी बाहर निकले, लेकिन उग्रवादियों के प्रयासों के कारण भारत के बड़े क्षेत्र में इस आंदोलन का प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि अगर हम देखें कुछ क्षेत्र देखें जहां पर इस आंदोलन का प्रभाव रहा, तो अगर हम क्षेत्रों की बात करते हैं तो जैसे कि महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो इसका प्रभाव महाराष्ट्र में भी देखने के लिए मिलता है, और महाराष्ट्र में इसका नेतृत्व किया तिलक के द्वारा। ठीक है, तिलक के द्वारा महाराष्ट्र में इसका नेतृत्व किया गया। पंजाब में अगर हम लोग देखें पंजाब के क्षेत्र में, तो पंजाब के क्षेत्र में लाला लाजपत राय द्वारा, पंजाब के क्षेत्र में लाला लाजपत राय द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। दिल्ली में अगर हम देखें तो सैयद मोहम्मद रजा खां के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। दिल्ली में सैयद मोहम्मद रजा खां, दिल्ली में सैयद मोहम्मद रजा खां ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। महाराष्ट्र में तिलक के द्वारा नेतृत्व किया गया। पंजाब में लाला लाजपत राय के द्वारा नेतृत्व हुआ। ठीक है, चलिए, और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा। तो ये चार महत्वपूर्ण क्षेत्र थे जहां पर ये जो बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन है इसको चलाया गया। तो इन चारों क्षेत्रों में हमने देख लिया, बंगाल में चल ही रहा था। ठीक है, तो इनको आपको याद रखना है। कभी कभी आपको दिया जाता है कि बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास में किसके द्वारा किया गया, तो चिदम्बरम पिल्लई, दिल्ली में सैयद मोहम्मद रजा खां, पंजाब में लाला लाजपत राय और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अब ये हो गया, ये हम लोगों ने मिसाल देखिए। अब हम देखेंगे इसमें विभिन्न वर्गों की भागीदारी। विभिन्न कौन कौन से वर्ग थे जिन्होंने इस आंदोलन में अपना योगदान दिया, और कौन कौन से ऐसे वर्ग थे जिन्होंने इस आंदोलन में अपने आप को इस आंदोलन से अलग रखा। तो अगर हम देखें इस आंदोलन में छात्रों की विशेष भागीदारी रही। विभिन्न वर्गों की जब हम भागीदारी देखेंगे तो हम देखते हैं कि इस आंदोलन में छात्रों की कुछ विशेष भागीदारी रही। छात्रों की विशेष भागीदारी रही। ठीक, बंगाल विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं उन्होंने भी इसमें प्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी की। इसी वजह से जो उस समय मद्रास और बंगाल विश्वविद्यालय उनके छात्रों ने भी इसमें पार्टिसिपेशन किया। इसी वजह से हम देखते हैं कि बंगाल का उस समय जो गवर्नर थे उन्होंने उस समय एक सर्कुलर जारी किया था, और सर्कुलर सभी कलेक्टरों के पास भेजा गया, और उस सर्कुलर के द्वारा कलेक्टरों से कहा गया था कि अगर किसी भी विश्वविद्यालय के किसी भी कॉलेज के अगर छात्र इस आंदोलन में पार्टिसिपेशन करते हैं तो उस कॉलेज को जो वित्तीय सहायता दी जा रही है अंग्रेजों के द्वारा वो वित्तीय सहायता समाप्त कर दी जाए, और अगर किसी कॉलेज के छात्र आंदोलन में भाग ले रहे हैं तो विश्वविद्यालय के द्वारा उस कॉलेज की मान्यता समाप्त कर दी जाए। ठीक है, तो क्योंकि छात्रों की एक काफी अधिक भागीदारी रही, हम देखते हैं कि इस आंदोलन में मुख्य रूप से भागीदारी छात्रों के द्वारा ही रही। इस वजह से छात्रों को इस आंदोलन से अलग करने के लिए कॉलेजों के ऊपर भी प्रतिबंध लगाया गया ताकि कॉलेज अपने यहाँ के छात्रों को इस आंदोलन में पार्टिसिपेट न करने दें। फिर हम देखते हैं कि इस आंदोलन में जो महिलाएं थी
महिलाओं के द्वारा भी भागीदारी रही। महिलाओं ने भी इस आंदोलन में खुल करके भागीदारी ली। ठीक है, महिलाओं ने क्या किया कि महिलाओं ने विदेशी चूड़ियां, विदेशी वस्त्र, विदेशी बर्तन, इन सब चीज़ों के इस्तेमाल करने पर इन लोगों ने मना कर दिया। ठीक है, महिलाओं ने क्या किया, महिलाओं ने घर का जो सामान है, जरूरी सामान, चूड़ियाँ हो गई, वस्त्र हो गए, बर्तन हो गए, इन सब के इस्तेमाल से लोगों ने मना कर दिया महिलाओं ने। अगर हम देखें कि तो जो पंडितों के जो महंत थे और जो धोबी हैं, उनकी भी भागीदारी इसमें प्रत्यक्ष रूप से रही। महंत एवं धोबी वर्ग जो है, इनकी भी भागीदारी रही। महंतों ने क्या किया, महंतों ने कहा कि अगर विदेशी शक्कर से निर्मित प्रसाद है तो उसका भोग नहीं लगाएंगे वो। धोबियों ने विदेशी वस्त्रों को धोने से मना कर दिया। विदेशी वस्त्रों को धोने से मना कर दिया। इन्हें क्या किया, विदेशी शक्कर से निर्मित प्रसाद का भोग लगाने से मना कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग कि छात्रों के ऊपर तो प्रतिबंध लगाया गया था कि कॉलेजों के द्वारा भी प्रतिबंध लगाया गया कि छात्र इस आंदोलन में पार्टिसिपेट ना करें। लेकिन इसी समय एक छात्र नेता हुए जिनका नाम था सचिंद्र नाथ बसु। इन सचिंद्र नाथ बसु के नेतृत्व में बहुत सारे छात्र एकजुट हो गए और एकजुट होकर के उन्होंने अपना एक दल बना लिया, एक दल का गठन किया। ठीक है, और इनने क्या किया, इनके उस दल ने एक एंटी सर्कुलर जारी किया। भाई गवर्नर के द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था, तो उसके खिलाफ एक एंटी सर्कुलर जारी किया गया। और इस एंटी सर्कुलर के द्वारा सचिंद्र नाथ बसु ने विभिन्न कॉलेजों के छात्रों का आह्वान किया कि वो प्रत्यक्ष रूप से आकर के इस आंदोलन में अपनी भागीदारी करें। साथ ही साथ इनका उद्देश्य था, इनका जो ग्रुप बना था, उस ग्रुप का उद्देश्य था स्वदेशी स्कूल और कॉलेज की स्थापना करना। स्वदेशी स्कूल एवं कॉलेज की स्थापना करना, इसका मुख्य उद्देश्य क्यों था ये, क्योंकि इनको ये डर था कि कहीं छात्र कॉलेज से निष्कासित किए जाने की डर की वजह से इस आंदोलन से अपने आप को सेपरेट ना करने, हटा ना ले। इस वजह से इन्हें स्वदेशी स्कूल और कॉलेज की स्थापना पर बल दिया, जहां पर ऐसे छात्रों को जिनको इस आंदोलन में भाग लेने के कारण रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, और उनको उन विद्यालयों और कॉलेजों में प्रवेश मिल जाए और इससे उनकी जो पढ़ाई है वो ना बर्बाद हो। ठीक है, इसी समय क्या हो रहा था कि कुछ महत्वपूर्ण छोटे छोटे संगठन भी बन रहे थे। इस समय बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन थे, उन्होंने भी अपनी अपनी भागीदारी दी। जैसे कि एक संगठन का उल्लेख मिलता है स्वदेश वैभव संगठन, अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। इस समय क्या हुआ था, बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन भी कार्यरत हो गए और स्वयंसेवी संगठन भी कार्यरत हो गए। इसी में से एक संगठन जो कि अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा बनाया गया था और उसका नाम था स्वदेश वैभव। ये काफी प्रकाश में आता है। अश्विनी कुमार दत्त का एक संगठन था स्वदेशी वैभव। स्वदेशी वैभव समिति है, ये जो है प्रमुख संगठन के रूप में सामने आएगा।
ये तो विभिन्न वर्गों में हमने भागीदारी के बारे में हमने बात कर ली है। फिर हम देखेंगे कि जो बंगाल में इस समय बहुत सारे कुछ स्वदेशी उद्योग वगैरह निर्मित किए गए थे, कुछ स्वदेशी स्टोर भी खुल गए थे, क्योंकि स्वदेशी दुकानों के, स्वदेशी उद्योगों के इनके उत्थान के लिए, इनके विकास के लिए जोर दिया जा रहा था। तो बंगाल में बहुत से स्वदेशी उद्योग एवं स्टोर खुल गए, जिसमें से एक उल्लेख मिलता है, एक स्टोर खोला गया था प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा, स्वदेशी केमिकल स्टोर। ये जो है सबसे, इसका उल्लेख मिलता है कि सबसे पहला स्वदेशी स्टोर था ये। प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा एक स्वदेशी केमिकल स्टोर, स्वदेशी केमिकल स्टोर खोला गया। ये पहला स्वदेशी स्टोर कहा जाता है इसको, प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा खोला गया स्वदेशी केमिकल स्टोर, पहला स्वदेशी स्टोर था। ठीक है, ये हम लोग देखिए विभिन्न वर्गों की भागीदारी। इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन से वर्ग थे जिन्होंने इसमें भागीदारी नहीं ली। जैसे कि इसको मुख्य रूप से अगर हम देखें तो मुख्य रूप से भागीदारी रही इसमें जो शिक्षित वर्ग था। ठीक है, अच्छा, शिक्षित वर्ग भी इसमें दो समूह में बन गया था। एक तो शिक्षित वर्ग था जो कि ब्रिटिशों के साथ ही अपना विकास देख रहा था, वो ये सोचता था कि जो ब्रिटिश हैं वही भारत की आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं, या भारत को विकसित केवल जो ब्रिटिश है उनकी सहायता से ही किया जा सकता है। लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी था जो कि जो भारतीय हैं, इन भारतीयों को स्वतंत्रता देना चाह रहा था, भारतीयों की स्वतंत्रता के पक्ष में था, और ये मान रहा था वो कि भारत के विकास में जो ब्रिटिश हैं उनकी आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो शिक्षित वर्ग है दो भागों में बढ़ गया। अगर हम बात करें कि इसमें, अच्छा, शिक्षित वर्ग हो गए, महिलाएं हो गई और छात्र हो गए, इनकी भागीदारी मुख्य रूप से रही। और कुछ भागीदारी रही जैसे कि जो छोटे दस्तकार थे, जिनके उद्योग धंधे, शिल्पकार, जिनके उद्योग धंधे अंग्रेजों की नीतियों के कारण बर्बाद हो गए थे। ब्रिटेन में जब औद्योगिकीकरण स्टार्ट हुआ तो भारत के जो उद्योग धंधे हैं, जो हथकरघा उद्योग हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, वो ब्रिटेन में कंपनियों में बने हुए माल का मुकाबला नहीं कर पाए कीमतों में भी, और साथ ही साथ अंग्रेजों ने जो यूरोप से आयातित माल है उसको टैक्स फ्री कर दिया, और भारत के जो लोकल उद्योग धंधे हैं उन पर टैक्स बढ़ा दिया, जिसके कारण जो भारत के लोकल दस्तकार, शिल्पकार और जो हथकरघे उद्योग से जुड़े हुए जो व्यक्ति थे वो सभी के सभी उनका उद्योग ही चौपट हो गया। तो इस आंदोलन में उन लोगों ने मुख्य रूप से बढ़ चढ़ के अपना योगदान दिया। अगर हम देखें कि कौन इसमें शामिल नहीं था, तो देखिए इसमें जो है किसान, इस आंदोलन में किसानों की बहुत सीमित भूमिका रही। इस आंदोलन में मुस्लिम वर्ग की बहुत कम भूमिका रही, मुस्लिम वर्ग की इसमें बहुत कम भूमिका रही। इसके पीछे का कारण तथ्य ये दिया जाता है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन में नेताओं के द्वारा जो हिंदू महापुरुष हैं, हिंदू देवी देवता हैं और हिंदू त्योहार जो हैं उनको इसमें बहुत प्रयोग किया गया। जैसे महापुरुष है, महापुरुषों की जीवन गाथाएं, हिंदू देवताओं, देवी देवताओं के नाम, और इस आंदोलन को जैसे दुर्गा पूजा, गणेश महोत्सव, इन त्योहारों के साथ जोड़ दिया गया। तो इससे जो मुस्लिम हैं उनने अपने आप को काटा छटा महसूस किया। तो इस वजह से जो मुस्लिम वर्ग है उसने इस आंदोलन में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। ठीक है, तो ये जो है इस मुस्लिम वर्ग, और यही जो है आगे हम देखेंगे 1906 में यही आधार बनता है एक अलग मुस्लिम लीग की स्थापना की, या मुस्लिमों का एक अलग राष्ट्रीय संगठन की स्थापना का कारण बनता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे विशेषताओं की। विशेषताएं,
विशेषताएं क्या रही स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की? तो देखिए स्वदेशी आंदोलन में भारतीयों में आत्मनिर्भरता का विकास हुआ। भारतीयों में आत्मनिर्भरता का विकास हुआ। ठीक है, दूसरा इसका हम लोग पॉइंट देखेंगे। तो दूसरा पॉइंट है स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं की भी विशेष भागीदारी रही। ये भी एक इसकी विशेषता रही मुझको, महिलाओं की भी भागीदारी रही। महिलाओं ने भी इसमें खूब बढ़ चढ़ के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपना पार्टिसिपेशन किया, सहयोग किया। फिर छात्रों की बढ़ चढ़कर भागीदारी रही। छात्रों की इसमें बहुत बढ़ चढ़ के भागीदारी, छात्रों ने अपना बहुत प्रत्यक्ष योगदान दिया इसमें। ठीक है, और साथ ही साथ इस आंदोलन में जो समाज के वो वर्ग जैसे कि शिल्पकार हो गए, दस्तकार हो गए, जिनकी मैंने बात किया, कुछ किसान हो गए, कुछ अन्य उद्योग धंधों से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, उन्होंने भी इस आंदोलन में अपना सहयोग किया, अपना योगदान दिया, जिसके कारण इस आंदोलन ने एक व्यापक जन समर्थन एकत्रित कर लिया। इस आंदोलन ने अपना एक व्यापक जन समर्थन एकत्र कर लिया और इस व्यापक जन समर्थन के एकत्र करने के कारण ही ये आंदोलन इतना अधिक प्रभावशाली हुआ और इसका प्रभाव इतना बढ़ गया कि 1911 में अरुणदेव समिति की सिफारिश पर इस बंगाल विभाजन को ही रद्द करना पड़ा, क्योंकि ये आंदोलन और इसके बाद कुछ और के आंदोलन हैं और इसी आंदोलन के बाद जो उग्रवादी दल का उदय होता है, इन दलों ने इतना ज़्यादा इन दलों का एक प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो अंग्रेजों को ऐसा एहसास होने लग गया कि कहीं ये जो उग्रवादी गतिविधियां हैं ये बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, जिससे इनका जो साम्राज्य है उसमें समस्या उत्पन्न हो जाए। इसके कारण ब्रिटिशों ने इस बंगाल विभाजन को भी 1911 में रद्द करना कुछ समझा और 1911 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। इसी के परिणामस्वरूप देखिए सीमाएं, इसकी सीमाएं क्या है? क्योंकि सीमाओं में मैंने बताया था, जैसे इसमें किसानों की भागीदारी सीमित रही। दूसरा, यह आंदोलन नगरों तक ही सीमित रहा है। ग्रामीण जनता छूटी रही। इससे जो ग्रामीण जनता है वो ग्रामीण जनता ने अपना योगदान नहीं दे पाई इसमें, यानी सिर्फ नगरों तक ही सीमित रहा, तो नगर के जो निवासी थे वही इसमें ज्यादा भागीदारी कर सके। ठीक है, और यही कारण है क्योंकि ये नगरों तक सीमित था, इसी कारण से जो शिक्षित मध्यम वर्ग है वो शिक्षित मध्यम वर्ग इसमें ज्यादा अपना योगदान दे सके। शिक्षित मध्यम वर्ग, अगर हम शिक्षित उच्च वर्गों की बात करें तो शिक्षित उच्च वर्गों की भागीदारी इसमें बहुत कम रही। इसमें जो अधिक भागीदारी थी वो मध्यम वर्ग की थी। ठीक, कुछ सीमाएं भी थी कि अगर ये आंदोलन नगरों के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में भी अगर ये चल पाता तो इसका एक प्रारूप एक अलग ही होता, इसका एक जो व्यापकता है वो और अधिक विस्तृत हो जाती। ठीक है, तो ये कुछ इसकी सीमाएं। अब हम लोग बात करेंगे अंत में इसके प्रभाव की। जब हम प्रभाव की बात करेंगे तो इस प्रभाव को भी हम लोग कैटेगराइज करेंगे। इसका राजनीतिक प्रभाव क्या पड़ा, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा और सांस्कृतिक क्या प्रभाव पड़ा।
ठीक है। हम लोग इसके तीनों प्रभावों की बात करेंगे, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। जब हम लोग सांस्कृतिक प्रभाव को देखेंगे तो सांस्कृतिक प्रभाव में हम देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में प्रभाव, साहित्य में प्रभाव और कला के क्षेत्र में प्रभाव। ठीक है, शिक्षा, साहित्य एवं कला, इन तीनों क्षेत्र में प्रभाव की बात करेंगे, राजनीतिक, फिर ये आर्थिक हो गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं राजनीतिक प्रभाव की। चलिए जब हम राजनीतिक प्रभाव की बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन है इसने काफी एक व्यापक जन समर्थन प्राप्त कर लिया था, और इस व्यापक जन समर्थन को प्राप्त करने के कारण ही हम अंग्रेजों को भी ये संभावना लगने लगी थी कि कहीं फिर से एक बार 1857 जैसी भी क्रांति की एक बार पुनः पुनरावृत्ति ना हो जाए। ठीक है, तो अंग्रेजों में भी इस बात का खौफ था। क्या किया, एक व्यापक जन समर्थन प्राप्त कर लिया इस आंदोलन ने जल्द ही, और इस व्यापक जन समर्थन को प्राप्त करने के कारण बहुत बड़ी मात्रा में रैलियां प्रारंभ हो गई, बड़ी मात्रा में विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं का बहिष्कार किया जाने लगा, विदेशी संस्थानों का बहिष्कार किया जाने लगा। ठीक है, और जिसके कारण राष्ट्रीय आंदोलन में तीव्रता आ गई, व्यापक जन समर्थन प्राप्त हुआ, इसके कारण राष्ट्रीय आंदोलन में व्यापकता आ गई। ठीक, और जब राष्ट्रीय आंदोलन में व्यापकता आ गई तो अंग्रेजों को लगने लगा कि 1857 की क्रांति की पुनः पुनरावृत्ति न हो जाए, और इसी के कारण तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे उनकी ही सलाह पर अरुंडेल समिति का गठन किया जाता है, अरुंडेल समिति, और इस अरुंडेल समिति की अनुशंसा पर, अरुंडेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर बंगाल विभाजन रद्द कर दिया जाता है। बंगाल को जो विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाता है। ठीक, तो ये इसका एक क्या था, एक पॉलिटिकल इफेक्ट हो गया इसका। फिर हम देखेंगे कि आंदोलन को मिली विशाल जन समर्थन के से डरकर ब्रिटिश ने भारत में सांप्रदायिकता का भी बीज बो दिया। यही समय था जब ब्रिटिशों के द्वारा फूट डालो राष्ट्र बरोबरी नीति का अनुसरण किया जा रहा था। अभी तक क्या था, हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक बिल्कुल एकता के माहौल से रह रहे थे, एक उनके बीच में एक बंधुत्व एकता का माहौल दिखाई देता है। लेकिन यही वो दौर है जिस समय अंग्रेजों के द्वारा हिंदू और मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिकता का बीज बो दिया गया। बंगाल विभाजन हुआ जब, तो जो ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह खान, उनको अंग्रेजों ने समझाया कि आप जो मुस्लिम बहुल्य या जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए हमने जो बंगाल का विभाजन किया है ये उनको फेवर में रखते हुए किया है, या उनको ध्यान में रखते हुए किया है, ताकि जो मुस्लिम है वो अपने मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में रहें, और उनकी जो मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है उसकी राजधानी ढाका बना दी जाए। तो इससे क्या हुआ कि इससे जो है मुस्लिम और हिंदुओं के बीच में भी तनाव का माहौल बना। बंगाल विभाजन हुआ तो उस समय कुछ छिटपुट सांप्रदायिकता की घटनाएं भी हुई। ठीक है, कुछ हिंसा जैसी क्रियाएं भी हमें 1905-6 के दशक में देखने के लिए मिलती हैं। तो जब हम देखते हैं सांप्रदायिकता का बीज भी इसी समय बो दिया गया, ये भी एक प्रभाव रहा इस बंगाल के विभाजन का। अब हम देखेंगे इसका आर्थिक क्या प्रभाव है। तो लेकिन स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के फलस्वरूप भारतीय कुटीर और हस्तकरघा उद्योगों को पुनः बढ़ावा मिला, जिससे भारतीय में स्वावलंबन की भावना का विकास हुआ। इस आंदोलन के कुछ आर्थिक प्रभाव भी रहे, क्योंकि इस आंदोलन के द्वारा क्या हुआ कि जो विदेशी वस्तु हैं, विदेशी जो वस्त्र वगैरह हैं, विदेशी संस्थानों के बहिष्कार पर बल दिया गया, बहिष्कार करने के लिए आह्वान किया गया नेताओं के द्वारा। तो जब विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आह्वान किया गया तो आवश्यकता क्या थी कि
ये समय अनुकूल था स्वदेशी वस्तुओं को प्रमोट करने का, स्वदेशी वस्तुओं का विकास किया जाए। ये अवसर था कि स्वदेशी वस्तुओं का विकास किया जाए। ठीक है, तो स्वदेशी वस्तुओं के विकास का अवसर था और इसी के परिणामस्वरूप हम देखते हैं कि स्वदेशी उद्योग इस समय में, स्वदेशी जो उद्योग है, कुटीर उद्योग, अगर हम दोनों की जगह कुटीर उद्योग लिखें, स्वदेशी कुटीर उद्योगों का विकास हुआ। ये वो समय था जब स्वदेशी कुटीर उद्योगों का विकास होने लग गया। छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग हैं वो पनपने लग गए और भारतीयों में स्वावलंबन की भावना का विकास हुआ। और इसी कारण से क्या हुआ, भारतीयों में स्वावलंबन की भावना। और इस समय में देखिए आते आते भारतीय समझने लगे थे कि बिना अंग्रेजों के हमारा काम ही नहीं चलेगा। अंग्रेजों मतलब वो अपने खुद के स्वदेशी उद्योग धंधे या संस्थानों के विकास के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। ठीक है, तो अब इस आंदोलन से क्या हुआ, जब स्वदेशी वस्तुओं और संस्थानों के न उपयोग करने के लिए आह्वान किया गया, तो स्वदेशी उद्योग इस दौरान और स्वदेशी संस्थान इस दौरान विकास में, जिससे जो भारतीय हैं उनमें स्वावलंबन की भावना का विकास हो। अब हम लोग देखते हैं सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में। आर्थिक प्रभाव देख लिया, अब देखेंगे कि इस आंदोलन का सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा। सांस्कृतिक प्रभाव भी मैंने बताया था, इसको भी हम लोग 3 पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सांस्कृतिक प्रभाव में हम लोग देखा शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, तो देखते हैं हम लोग कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही 1905 में रंगपुर में नेशनल स्कूल एंड कॉलेज की स्थापना हुई। ठीक, तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 में रंगपुर में स्वदेशी स्कूल एवं कॉलेज की स्थापना हुई। 1905 में रंगपुर में क्या हो रहा है, स्वदेशी स्कूल और कॉलेज की स्थापना हुई। फिर देखते हैं 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। 1906 में क्या हुआ, 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई और 1906 में ही इसके अध्यक्ष बनाए गए सदगुरु दास बनर्जी। 1906 में सदगुरु दास बनर्जी इसके अध्यक्ष बनाए गए। ठीक है, फिर देखते हैं अगला और क्या प्रभाव पड़ा शिक्षा के क्षेत्र में। तो 1906 में ही रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल में एक नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। ठीक, हम लोग रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन के बारे में समझ जाते हैं। तो 1906 में शांति निकेतन के तर्ज पर शांति निकेतन के तर्ज पर बंगाल में एक और इंस्टीट्यूशन की स्थापना हुई जिसका नाम नेशनल कॉलेज। बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। ठीक, तो इंस्टीट्यूशन हमने देखा शांति निकेतन के तर्ज पर ही बंगाल में नेशनल कॉलेज की स्थापना होती है और जिसके जो प्रिंसिपल हैं, जिसके प्राचार्य बनाए जाते हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष प्राचार्य बनाए जाते हैं
और फिर इसके 2 साल बाद ही 1908 में अरविंद घोष एक्टिव पॉलिटिक्स से, सक्रिय राजनीति से अरविंद घोष पूरी तरीके से हट जाते हैं। एक्टिव पॉलिटिक्स से अपने आप को किनारे कर लेते हैं। अब ठीक है, तो 1906 में इनको प्राचार्य बनाया गया अरविंद घोष को, और 1908 में ये सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गया शिक्षा के क्षेत्र में प्रभाव इन आंदोलनों का। अब हम देखेंगे साहित्य के क्षेत्र में प्रभाव। साहित्य के क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान भी विशेष रूप से बांग्ला साहित्य का विकास हुआ, और इसी समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला नामक एक गीत की रचना की, और यही जो गीत है अमार सोनार बांग्ला, इसको 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत स्वीकार किया जाता है। ठीक है, इस समय स्वदेशी आंदोलन के समय विशेष तौर पर बांग्ला साहित्य का विकास हुआ, बांग्ला साहित्य का विकास हुआ, और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सोनार बांग्ला गीत की रचना हुई, गीत की रचना की जाती है। और यही जो अमार सोनार बांग्ला जो गीत है, ये 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ साहित्य के क्षेत्र में जो प्रभाव पड़ा। ठीक है, इस समय बांग्ला साहित्य का अच्छा खासा विकास हो रहा था। अब हम कला के क्षेत्र में अगर देखें तो इस समय इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की जाती है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। कला के क्षेत्र में मुख्य प्रभाव अगर देखते हैं इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की जाती है ताकि भारतीय कला और पुरातत्व का विकास किया जा सके। किसमें की जाती है? भारतीय कला एवं पुरातत्व के विकास, भारतीय कला एवं पुरातत्व के विकास हेतु इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की गई। ठीक, आपने सेकंड करा। चलिए, ये तो रहा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के बारे में कुछ बातें। यह 1905 की घटना थी। अब इसी के जस्ट आगे क्या हम घटना देखेंगे 1906 की। 1906 में क्या महत्वपूर्ण घटना रही? तो अभी केवल एक ही पार्टी जिसको तथाकथित हिंदुओं की पार्टी का भी नाम दिया जाता रहा, जबकि ये कहना भी गलत था कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ एक हिंदुओं की पार्टी है, क्योंकि इसमें हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम नेता भी इसमें शामिल रहे। बदरुद्दीन तैयब जी के पहले मुस्लिम अध्यक्ष भी रहे जिन्होंने उसकी अध्यक्षता की, अधिवेशन की। लेकिन फिर भी इसके ऊपर एक एलिगेशन लगता रहा कि कांग्रेस हिंदुओं की एक संस्था है। ठीक है, साथ ही साथ ये भी इसमें एलिगेशन लगे कि कांग्रेस वकीलों की संस्था है, ये भी कहा जाता रहा इसको, या फिर ये उच्च वर्गीय की संस्था है। ठीक है, तो एलिगेशन तो लगते रहते हैं। इसी तरह हम देखते हैं कि 1906 में एक और राष्ट्रीय दल उभर कर सामने आता है, और इस राष्ट्रीय दल का नाम है मुस्लिम लीग। हम देखेंगे मुस्लिम लीग के बारे में। जैसे कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, कांग्रेस अस्तित्व में आता है, तो वैसे ही 1906 में
मुस्लिम लीग की स्थापना होगी और मुस्लिम लीग प्रकाश खाएगा। तो हम देखेंगे जब हम मुस्लिम लीग को पढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे पहले इसके कारण क्या रहा स्थापना के, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, इसकी स्थापना के कारणों की बात करेंगे, फिर हम कुछ इसकी स्थापना के बारे में कुछ हम लोग फैक्चुअल चीजें देखेंगे, तो उसके बाद हम देखेंगे स्वदेशी आंदोलन में इसकी भागीदारी। स्वदेशी आंदोलन में भागीदारी को देखेंगे हम लोग इसके, सबसे पहले हम लोग कारण को देखेंगे, फिर इसकी स्थापना के बारे में कुछ फैक्चुअल चीजें देखेंगे और उसके बाद स्वदेशी आंदोलन पर इसकी भागीदारी और प्रभाव की बात करेंगे। स्वदेशी आंदोलन की क्या भागीदारी रही और क्या प्रभाव रहा स्वदेशी आंदोलन में, ठीक है। इसके अस्तित्व में आ जाने के कारण स्वदेशी आंदोलन में क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब हम लोग कारण की बात करेंगे तो इसको भी हम लोग देखेंगे, जिसके क्या राजनीतिक कारण है, क्या इसके आर्थिक कारण है और क्या इसके धार्मिक कारण है, ठीक। तो अगर हम लोग राजनीतिक कारणों की बात करते हैं तो इस समय जो मुस्लिम है, मुस्लिमों को ऐसा लगने लगा है, मुस्लिम के जो नेता हैं उनको ऐसा लगने लग गया कि राजनीति में हिंदुओं को कुछ ज़्यादा ही अवसर मिल रहा है, या जो ब्रिटिश है वो हिंदुओं का ज़्यादा फेवर कर रहे हैं। अगर हम भारत परिषद की बात करें तो उसमें कुछ हिंदुओं की नियुक्ति हो गई थी, तो उनको लगा कि विधान परिषद में भी हिंदुओं की नियुक्ति हो रही है, मुसलमान जो है उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं। इसी वजह से पॉलिटिकल क्षेत्र में एक्टिव होने के लिए, अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजनीति में जो मुस्लिम जो नेता हैं उनके द्वारा एक संगठन की स्थापना पर जोर दिया गया, एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन के विकास या महत्व पर जोर दिया गया और इसी के फलस्वरूप मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, ठीक है। तो अगर हम देखें राजनीति में तो ब्रिटिश की वोट डालो राज करो की नीति के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश की वोट डालो राज करो की नीति के परिणाम स्वरूप इसकी स्थापना हुई, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। क्योंकि देखिए जो ये बंगभंग जो आंदोलन था, स्वदेशी और बहिष्कार जो आंदोलन है, इसमें हिंदुओं की भागीदारी अधिक थी, मुस्लिमों की भागीदारी थी नहीं। तो अब ब्रिटिश को लगने लग गया कि अगर हिंदुओं को आपको दबाना है या हिंदुओं को क्योंकि हिंदू ही ज़्यादा ये सब कर रहे हैं, हिंदू ही ज़्यादा जो है आंदोलन वगैरह कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर जो है हिंदुओं को अगर बैलेंस करना है तो मुस्लिमों को भी उठाना पड़ेगा, मुस्लिमों को भी उनके बराबर लेकर के आना पड़ेगा, जिससे क्या हो कि जो हिंदू अधिक अपना प्रभाव डाल रहे हैं इन आंदोलनों में उसको बैलेंस किया जा सके, ठीक है। तो यही ब्रिटिशों की एक चाल रही मुस्लिम लीग के गठन के लिए, ठीक। साथ ही साथ हम देखेंगे कि मुस्लिम समाज में भी कुछ ऐसे शिक्षित लोग थे, जो कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहते थे, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहते थे। तो ये भी एक कारण बन जाता है मुस्लिम लीग की स्थापना का, ठीक है। ये भी एक राजनीतिक कारण है, ठीक है। और इसी कारण ऐसे लोगों को जो अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहते थे, उनको भी एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन की आवश्यकता महसूस हुई और उन्हें जो है ऐसे संगठन के विकास पर बल दिया। अब हम देखेंगे आर्थिक कारणों में, तो आर्थिक कारणों में हम देखते हैं
कि तत्कालीन समय में मुसलमानों की आर्थिक स्थिति भी अत्यंत दयनीय थी, जिसके लिए हिंदुओं को जिम्मेदार ठहराया गया। और जो मुस्लिम नेता थे उनकी दलील थी कि जो मुस्लिम जो उद्योग धंधे हैं उनको ज़्यादा टारगेट करके नष्ट किया गया है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि जो मुस्लिम है, मुस्लिम समाज की आर्थिक दशा अधिक खराब थी। बंगाल और दिल्ली उस समय जो मुस्लिम उद्योग धंधे हैं उनके केंद्र थे। ठीक है, मुस्लिमों के केंद्र हुआ करते थे, लेकिन उनका भी अंग्रेजों ने पूरी तरीके से वहाँ पर भी उद्योग धंधों को नष्ट कर ही दिया था। दिल्ली राजधानी कलकत्ता शिफ्ट हो गई थी। कलकत्ता में जो ब्रिटिश है उन्होंने कलकत्ता में अपनी कोठियों के विस्तार पर ज़्यादा ध्यान दिया। जो भारतीय उद्योग धंधे हैं उनको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, दिल्ली में भी ऐसी ही हालत थी, दिल्ली में भी उद्योग धंधे सब समाप्त हो गए थे। ठीक है, तो मुस्लिमों की इस समय तक जो आर्थिक दशा है, आर्थिक कंडीशन है, वो अधिक खराब हो गई थी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रारंभ में बंगाल के क्षेत्र में अधिकांश भूमिपति मुस्लिम थे, किंतु ब्रिटिश की जो राजस्व नीति थी, यह जो ब्रिटिश का जो स्थायी बंदोबस्त था, उसके कारण भूमिपतियों की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो गई थी। क्लियर? और बंगाल में कुटीर और हस्तकरघा जो उद्योग हैं उसमें भी मुसलमानों की भागीदारी अधिक हुआ करती थी, लेकिन इस समय तक जो हस्तकरघा उद्योग हैं, जो कुटीर उद्योग हैं, वो भी नष्ट हो गए। और इससे जो मुस्लिम समाज है उसकी जो आर्थिक कंडीशन है वो अत्यंत खराब हो गई थी। ठीक है, साथ ही साथ जो अंग्रेजों की औद्योगिक नीति है, अंग्रेजों की इस औद्योगिक नीति के कारण से भी जो उस समय के लोकल मुस्लिम या हिंदू जो वर्ग हैं उनके जो उद्योग धंधे हैं उन तो वो भी नष्ट हो गए थे, यानी कि जो औद्योगिक वर्ग हैं वो भी नष्ट हो गए थे। ठीक है, साथ ही साथ मुस्लिम को ये लग रहा था कि सरकारी नौकरियों में, मुस्लिम को ऐसा लग रहा था कि सरकारी नौकरी में हिंदू अधिक, सरकारी नौकरी में हिंदू जो है वह अधिक है। ठीक है, और इनको ऐसा लग रहा था कि जो ब्रिटिश हैं वो इनके साथ भेदभाव पूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में हिंदुओं की जगह मुस्लिमों की जगह हिंदुओं को ज़्यादा परीक्षा दी जा रही है। पर ये भी कारण सही नहीं था। क्यों? क्योंकि जब ब्रिटिश के द्वारा जब पश्चिमी शिक्षा का विकास किया जा रहा था तो मुस्लिम जो है उन्होंने इस पश्चिमी शिक्षा के अनुसार अपने आप को ढालना सही समझा। इन्होंने पश्चिमी शिक्षा को स्वीकार नहीं किया, लेकिन इनके कंपेरिजन में जो हिंदू थे, हिंदुओं की जनसंख्या भी भारत में अधिक थी। एक तो कारण वो हो गया। दूसरा, हिंदुओं ने मुस्लिमों की अपेक्षा जो पश्चिमी शिक्षा है उसको ज़्यादा एक्सेप्ट किया, और इसी कारण से जो हिंदू हैं वो ज़्यादा सरकारी नौकरी में नियोजित होने लग गए। लेकिन जो मुस्लिम वर्ग है उसको ऐसा लगा कि इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी एक कारण रहा मुस्लिम लीग की स्थापना का। तो पिछले कारण क्या था कि मुस्लिमों ने पश्चिमी शिक्षा का प्रसार कम था। ठीक है, मुस्लिमों का पश्चिमी शिक्षा का प्रसार कम था, इस वजह से सरकारी नौकरियों में इनकी भागीदारी भी कम थी। फिर हम देखेंगे धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण जब देखेंगे तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो भारतीय नेता हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा जो हिंदू देवी देवता हैं इनके नामों का प्रयोग किया। जो भारतीय त्यौहार हैं इनके साथ आंदोलनों को जोड़ करके चलाया, या फिर जो हिंदू जो महापुरुष हैं, ठीक है, हिंदू त्योहारों को के साथ आंदोलन में जोड़ दिया। हिंदू देवी देवताओं के नामों का अधिक प्रयोग किया। हिंदू जो महापुरुष हैं इनके वाक्यों को, इनकी कहानियों को ज़्यादा प्रयोग किया इसमें। और ये भी मुस्लिमों की एक मुस्लिमों के जो है एक उपेक्षा का कारण बन जाता है। ठीक है, कि उनको जो है इस आंदोलन से उन्होंने अपने आप को अलग कर दिया, और बाद में फिर मुस्लिम लीग की स्थापना पर भी जोड़ दिया।
साथ ही साथ अगर हम देखें तो उस समय गुप्त काल के बारे में बड़ी कहानियां प्रचलित थी। ठीक है, गुप्त काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी। जो इस समय के जो नेता हैं, इन्होंने जो भारतीय इतिहास है, इस भारतीय इतिहास का बहुत महिमा मंडन करना प्रारंभ किया। गुप्त काल का बहुत महिमा मंडन प्रारंभ किया। ठीक है, जबकि गुप्त काल के बाद जो मध्यकालीन जो भारत मध्यकाल जो है, जिसमें जो मुस्लिम शासक थे उनकी किसी भी उपलब्धियों के बारे में चित्र नहीं किया गया, तो ये भी एक असंतोष का कारण बन जाता है मुस्लिम समाज के बीच में। ठीक है, चलिए, और यही से हिंदुओं के प्रति मुस्लिमों में एक नफरत की भावना जाग जाती है। अब हम देखते हैं स्थापना के बारे में। ठीक है, तो स्थापना के बारे में देखते हैं। ठीक है, जब हम स्थापना के बारे में देखेंगे तो मोहम्मदन एग्रो ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जिनका नाम था आर्चबोल्ड। जब हम स्थापना के बारे में देखेंगे, देखते हैं लोग, मोहम्मदन एग्रो ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल मोहम्मदन एग्रो ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल थे, जिनका नाम था आर्चबोल्ड। इनके सुझाव पर मुस्लिमों के लिए मुस्लिमों द्वारा एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन की मांग प्रारंभ की गई। ठीक है, तो इन आर्चबोल्ड ने ये सुझाव दिया कि आप भी कांग्रेस की तरीके एक मुस्लिमों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन की मांग करिए या राष्ट्रीय स्तर के संगठन का विकास करिए। और इसी के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आगा खां, इसी के परिणाम स्वरूप आगा खां 36 मुस्लिम प्रतिनिधियों के साथ 36 मुस्लिम प्रतिनिधियों को लेकर के प्रतिनिधि के साथ तत्कालीन गवर्नर जनरल, जिनका नाम है लॉर्ड मिंटो से शिमला में मुलाकात करता है। और मुस्लिमों के लिए भी एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन की आवश्यकता के बारे में, ठीक है, उनसे विचार विमर्श करता है या उनसे मांग करता है। ठीक है, तो आगा खां जाएगा लॉर्ड मिंटो से मिलेगा शिमला में और मुस्लिमों के लिए भी एक संगठन की आवश्यकता के बारे में बात करेगा। ठीक है, जब लॉर्ड मिंटो के द्वारा जो लॉर्ड मिंटो वायसराय जो है, ठीक है, तो क्या गवर्नर जनरल के वायसराय का पद हो था, तो लॉर्ड मिंटो के द्वारा जब सकारात्मक आंसर दिया जाता है तो उसके बाद फिर एक मुस्लिम लीग एक संगठन की स्थापना की जाती है आगा खां के द्वारा। ठीक है, और इसी के बाद क्या होगा, एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन में निर्णय लिया जाएगा। फलस्वरूप उसी दौरान 3 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना होती है ना। तो 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना होगी और इस जब मुस्लिम लीग की जब पहला अधिवेशन होगा तो इस पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की जाएगी नवाब फखर उल मुल्क के द्वारा। ठीक है, तो पहले अधिवेशन की अध्यक्षता नवाब फखर उल मुल्क के द्वारा की जाएगी। इसके बाद की जो बात है हम लोग कल पढ़ेंगे, मुस्लिम लीग का क्या प्रभाव रहा, क्या उसका योगदान रहा सिलेक्शन में। ठीक है, चलिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं कल क्लास में।